नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। संविधान पर चर्चा कल लोकसभा में शुरू हुई और आपने देखा कि किस तरीके का डिबेट, किस तरीके का डिस्कशन हुआ है, जिसमें कि राजनाथ सिंह ने ये एक मैसेज साफ कर दिया कि संविधान किसी एक की बबौती नहीं है, यानी कि किसी एक पार्टी की गिफ्ट नहीं है पूरे देश को। ये बताने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को जानबूझकर दबाया गया, जानबूझकर फेक नैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर दिया गया। इसी तरह और बात इमरजेंसी की गई, आर्टिकल 356 की गई। बिल्कुल ये बताने की कोशिश हो रही थी कि असली जो करता धरता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बीजेपी है। बीजेपी के और एनडीए के जितने जो लोग थे, उन्होंने कम से कम यही बताने की कोशिश की है। तो आज मैंने सोचा कि कम से कम संविधान पर बीजेपी का जो ये रुख है, बीजेपी का जो पूरा अप्रोच है संविधान को लेकर, उस पर बात की जाए। आज हमारे साथ मशहूर लेखक और पॉलिटिकल कमेंटेटर और पूर्व जो कांग्रेस के प्रवक्ता रह चुके हैं संजय झा इस समय जुड़ रहे हैं। संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल यही है कि संजय, आज बीजेपी ये कहती है कि देखिए, हम ही थे जो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने के लिए हमने पहल की। हमने ये 4 दिन की बहस शुरू की पार्लियामेंट में, जो कि 75वें साल जो संविधान का है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और देखिए, ये भी बता दिया कि भाई असली करता धरता, और उन्होंने ये भी कहा राजनाथ सिंह ने कि कांग्रेस और जो तमाम पार्टीज हैं वो संविधान की बुकलेट को हाथ में लेकर चलती हैं, लेकिन हम उसको माथे से लगाते हैं। आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी उस पर। नीलू जी, मैं तो समझता हूं कि राजनाथ सिंह जी ने जो अपना कल भाषण दिया संसद में वो हास्य योग्य है, एक स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट है। भारत में मैं नहीं समझता कि कोई प्रधानमंत्री है, यहाँ एक शहंशाह है। प्रजातंत्र नहीं है, यहाँ एक राजतंत्र है। और जहां तक ये जो आरोप लगाए जाते हैं 1975 इमरजेंसी का, देखिए सच्चाई क्या है नीलू जी, कि भारत में 120 महीने से ज्यादा वक्त हो चुके हैं और यहाँ पर एक गैर सरकारी अनौपचारिक इमरजेंसी भारत में लगा हुआ है। हमारे देश में जो कहते हैं अनऑफिशियल अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, जो संकट काल का जो एक परिस्थिति है, और ये ज्यादा खतरनाक है। देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी का जो ऐलान किया था उसकी हम निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन वो औपचारिक था और वो 21 महीने तक रहा। यहां पर देखिए खतरनाक जो बात है कि बहुत गोपनीय तरीके से चुपके चुपके देश में प्रजातंत्र का यहाँ हत्या किया गया है। तो संविधान पे क्या ये भाषण देंगे बीजेपी? और दूसरी बात कि देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं संविधान का और इस वक्त एक अविश्वास प्रस्ताव भारत के उपराष्ट्रपति पे लगा हुआ है। ये हालत है भारत के प्रजातंत्र का। तो मैंने तो कुछ बिंदु को तैयार किया था आपके प्रोग्राम के लिए और उसके बारे में मैं जरूर चर्चा करूंगा, लेकिन शुरू में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को भारत के संविधान के लिए कोई लिहाज नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। देखिए, उनके तो ढेर सारे नेता लोग, नीलू जी आपको याद होगा, उन्होंने तो खुलेआम कहा है कि आप भारत का जो प्रिएम्बल है संविधान का, उससे आप धर्मनिरपेक्षता को हटा दीजिए, आप समाजवाद को हटा दीजिए। तो यदि इनका सोच यही है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही आप बदल दीजिए, वहां पर संशोधन ले आइए, तो इनका क्या विश्वास होगा कॉन्स्टिट्यूशन पे? तो सबसे पहले तो इनका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है कि आज भी प्रधानमंत्री आएंगे, उनका पूरा वो डायलॉग संवाद पूरा तैयार होके, वो रट के, वो उसका पूरा एकदम तैयारी होके वो आएंगे। टेलीप्रॉम्प्टर स्पीचेस जो होते हैं, यहाँ पर टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होगा, लेकिन वो रट के आएंगे और पूरे ड्रामे के साथ आज वो जवाब देंगे और लोग कहेंगे क्या प्रधानमंत्री ने क्या भाषण दिया। लेकिन सच्चाई तो यही है कि भारत के अंदर एक आपातकाल का एक स्थिति है और इसको हम नजरअंदाज या नाकार नहीं सकते हैं। नहीं, लेकिन संजय, ये जो पूरी 4 दिन की बहस, आज दूसरा दिन है लोकसभा में, अगले हफ्ते राज्यसभा में होगी बहस या नहीं होगी, शेड्यूल्ड है।
लेकिन जिस तरीके की तल्खी हमने चेयरमैन और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में देखी, मुझे लग रहा है कि संसदीय इतिहास में कभी भी इस तरीके की नोकझोंक चेयर और नेता प्रतिपक्ष के बीच में शायद ही किसी ने देखी हो। और ये पता नहीं है कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि अमित शाह राज्यसभा में इस डिबेट को इनिशिएट करेंगे, उसके बाद वो प्रोवोकेटिव स्पीच के बाद कितना हाउस चलेगा, हो सकता है ऑपोजिशन वॉकआउट कर जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी इस 4 दिन की बहस से पूरे देश को क्या बताना चाह रही है, कि क्या वो संविधान के असली रक्षक है और कांग्रेस ने जिसने कि स्वतंत्रता दिवस पर काम किया उसके लिए कोई मायने नहीं है और वो संविधान पर झूठ बोल रहे हैं। आखिर बीजेपी हासिल क्या करेगी इन 4 दिनों की बहस में? देखिए नीलू जी, इस बात को आप समझिए कि भारत का जो बिग मीडिया है, जो टेलीविजन चैनल्स है, चाहे वो अंग्रेजी हो या हिंदी हो या बाकी भाषा के जो चैनल्स हैं, उन पर भाजपा का बहुत बड़ा एक कब्जा है। वो तो भाजपा की ही तारीफ करते रहेंगे 24 घंटे। तो इनका इनका मकसद क्या है? भारतीय जनता पार्टी को ये बहस संसद में अच्छा लगता है, क्योंकि यहां जब प्रधानमंत्री बोलेंगे 2 घंटे के लिए, तब तो पूरा कैमरा उन्हीं पर रहेगा और सारे टीवी चैनल्स आज प्रधानमंत्री के भाषण के बारे में चर्चा करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर ये जो इनका एक रणनीति है, इनका जो राजनीति है, वो प्रचार पे बैठा हुआ है। कैसे आप प्रचार करें लोगों को और मोदी जी के भाषण को यहाँ वहां फैलाएंगे, सोशल मीडिया में यहाँ वहां फैलाएंगे। वो कांग्रेस नेता या जो भी विपक्षी दल के जो नेता हैं उनके भाषण को यहाँ तोड़ेंगे, तोड़ फड़ोड़ के उसको एक गलत प्रचार देंगे या दुष्प्रचार करेंगे। ये इनका एक पॉलिटिक्स है, ये इनका स्ट्रेटजी है। और देखिए कितनी अजीब बात है कि यहाँ पर ये सरकार में इतना अभिमान या घमंड है कि इनको लगता है कि ये सरकार जो है, ये तो कोएलिशन की सरकार है, जिसको मोदी जी इसका मजाक उड़ाया करते थे कि ये तो मिली-जुली सरकार है। अब तो आपका भी मिली-जुली सरकार है। आज तक भाजपा इस बात को मैं समझता हूं कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि विपक्षी दल के भी जो नेता है, वो भी जनता के ही वहां पर प्रतिनिधि है। क्योंकि 240 या 235 सीट जो भी है इंडिया अलायंस का, वो भी जनता की आवाज है। और यदि आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे, तो आप तो खुलेआम संविधान और प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं और दुनिया देख रही है। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा। बड़ा हंसी आता है मुझे कि संविधान पे राजनाथ सिंह जी या अब मोदी जी बात करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड का बात कीजिए। उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या बोलिएगा? इलेक्टोरल बॉन्ड में तो दिन दहाड़े आपने देखा कि कैसे रिश्वत या लोगों को धमका के पैसे ली गई। ये प्रजातंत्र में क्या ये संविधान का आप पालन कर रहे थे क्या? बुलडोजर का आप एक और उदाहरण लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कह रहे थे कि बुलडोजर मॉडल से हम सामाजिक न्याय लाएंगे, और हम और आप और बाकी आपके जो दर्शक है वो सब जानते हैं, ये तो एक सांप्रदायिक तापमान बढ़ाने का एक उनके पास एक औजार था। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये भी गलत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध इनका जो एक रवैया है, उसका एक भंडाफोड़ हो चुका है। लेकिन क्योंकि इनका संजय जो मीडिया पर कंट्रोल है, इसीलिए वो नहीं, कोशिश करते रहेंगे कि संजय वो जो इसके आपने बारे में चर्चा करें। संजय आपने जो एग्जाम्पल्स दिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के, बुलडोजर्स के, यानी कि हर संवैधानिक चीज को देश में करने के बाद, और अगर इस तरीके का 75वें साल में संविधान पर चर्चा मोदी या मोदी सरकार अगर कर रही है, तो फिर इसकी तुलना किस चीज से की जाए? आपका एक ट्वीट मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग देखा था, मैं चाहती हूं कि आप अगर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लोगों को बताएं, तो लोग भी समझेंगे कि आखिर बीजेपी कर क्या रही है। जी, मैंने उस ट्वीट में अंग्रेजी में यही कहा था कि भाजपा यदि प्रवचन या भाषण दे रही है संविधान और प्रजातंत्र पे, ये तो इसका तुलना हम करेंगे कि हाइना, उसको हिंदी में मुझे मालूम नहीं क्या कहते हैं, हाइना यदि जो जो सिर्फ खून खून पीती है जंगलों में, वो हाइना कहती है कि हमको लस्सी और छाछ चाहिए। ये इससे बड़ा पाखंडी मजाक आप देश के साथ नहीं कर सकते।
अब आप देखिए नीलू जी कि हम लोग कितने बार वॉशिंग मशीन की बात करते हैं। हाँ? आप देखिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, सेबी, सीएजी, सबका एक मजाक किया गया है। नौकरशाही, एवरीथिंग हैज बिकम ए जोक। और यदि ये वॉशिंग मशीन जहां पर संवैधानिक संस्थाओं का आजादी रखना सरकार की जिम्मेदारी थी, आप उस पर कब्जा किए हुए हैं। वो आप एक उनको नचा रहे हैं, नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा। यही एक जो है ना पुराना वो राजेश खन्ना का जो गाना था रोटी फिल्म से। तो ये आपका सरकार चलाने का यही आपका शासन है, यही आपका प्रशासन है। तो ये संविधान पे ये क्या बोल रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, ये यही जाने। मोदी जी के भाषण जो भी वो कहेंगे उसको कोई गंभीरता से किसी को नहीं लेनी चाहिए। आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि आपको याद है वो क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ, इतना बड़ा अमेंडमेंट था, वो संशोधन था आईपीसी का। जब वो पास हुआ पार्लियामेंट में, 146 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट निलंबित थे उस समय। अब उस पे आप बिल पास कर रहे हैं। बजट्स पास किए गए हैं 1-2 मिनट के बातचीत के बाद। तो ये क्या, ये सरकार का अभी नियत क्या है? सोमवार को मैंने सुना है कि वन नेशन वन इलेक्शन वाली बिल भी आने वाली है, उसको भी पारित देखिए करेंगे। देखिए इनको देखिए, ये समझते, ये तानाशाही इनका सोच है, इनका जो कहते हैं ना विचारधारा जो है, इनका जो नजरिया है, जो माइंडसेट है, वो पूरा तानाशाही है। मैं तो कहूंगा इट्स अ फैसिस्ट गवर्नमेंट नहीं एंड तो लेट अस संजय, नॉट इसका प्रिटेंड। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीड बिटवीन द लाइन संजय, कि इसका मतलब अगर हर चीज को तानाशाही से ही करना है, अगर सारी असंवैधानिक चीजें करने के बाद आप कहते हैं कि संविधान को हम माथे लगाते हैं, तो फिर इस 4 दिन की चर्चा के बाद क्या मोदी जी पूरे देश को ये बताएंगे कि संविधान अब जो मेरे हिसाब से है वो चलेगा, जिसमें बुलडोजर भी होगा, जिसमें हम सारी असंवैधानिक चीजें करेंगे, लेकिन हम संविधान को माथे लगाते रहेंगे? तो इसका मतलब तो यह है कि 4 दिन की चर्चा के बाद मुझे लग रहा है मोदी जी एक नया संविधान लाने वाले हैं। आपको नहीं लग रहा है? देखिए नीलू जी, इनका न्यू इंडिया जो है वो भारत ने देख लिया है। अब वो गुजरात मॉडल जो मोदी जी और अमित शाह चला रहे थे, उसको उन्होंने देश पर थोप दिया है। और देखिए इनका होता क्या है, ये 2 चुनाव जीते हैं, 2 चुनाव हारे हैं। लोकसभा में इनका प्रदर्शन बहुत ही कमजोर रहा, 400 से 240 पहुंच गए। लेकिन अब ये मीडिया को ये कंट्रोल करते हैं। आप ये बात को समझिए, इस पर गौर किया जाए कि भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा जो एक नकारात्मक जो जिसको असर जो हुआ है, वो मीडिया का जो व्यवहार है उसके कारण हुआ है। देखिए आम आदमी जो है वो रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी के विषयों में उसका जिंदगी फंसा रहता है। उसको इतना वक्त नहीं मिलता है कि वो समझे कि राजनीति में हो क्या रहा है। तो वो टीवी चैनल देखें या कोई सोशल मीडिया देखें, उससे उनको लगता है कि यही हालत है देश का। अब उस पर पूरा कंट्रोल भाजपा का है। अब मैं तो काफी टीवी चैनल्स पे जाता हूँ, वहां पर पूरा जो बातचीत होता है वो भाजपा के पक्ष में होता है। आपको लगेगा कि आज देश में जो भी है, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, अभी ढेर सारे जो बांग्लादेश के साथ जो मसले हैं, उन सब चीजों के लिए राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष की जिम्मेदारी है, मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है। मणिपुर में जो हो रहा है वो राहुल गांधी की जिम्मेदारी है। ये कितना बड़ा एक मजाक उन्होंने करके रखा हुआ है। तो आप देखिएगा जो भ्रामक प्रचार योजना जो है, डिसइंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, जानबूझ के झूठी समाचार को फैलाना, फेक न्यूज को फैलाना। तो ये आपने देखा होगा कि स्टेटिस्टिका का जो एक रिपोर्ट आया था, दैट इंडिया इज द कैपिटल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन। ये मतलब जितना झूठा प्रचार, फर्जी खबरें, जो कहते हैं कि एक भ्रामक प्रचार का एक प्रणाली या ढांचा तैयार किया गया है सरकार में, इसका तो असर होगा ही। तो जनता को ये, इनका देखो एक ही लक्ष्य नीलू जी, जनता को गुमराह करो, आम आदमी को बेवकूफ या उल्लू बनाने की कोशिश करो। और ये समझते हैं कि भारत का जो आम आदमी है उसके पास वक्त ही नहीं है कि वो ये समझ पाए कि सच क्या है और झूठ क्या है। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा एक योगदान है इस षड्यंत्र में। और मैं समझता हूं कि आपके जैसे बाकी जो यूट्यूब के जो लोग हैं जो लड़ रहे हैं,
आप लोग प्रजातंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये 4 दिन के बाद मोदी जी में कोई उन पर कोई टेंशन नहीं है। वो आज चाहेंगे तो 3 घंटे बोलेंगे, मीडिया पूरा प्ले करेगा और मीडिया उसके बारे में कल डिस्कशन करेगा, आज डिस्कशन करेगा, बोलेंगे देखिए मोदी जी ने तो इतना बड़ा भाषण किया, उन्होंने कहा ये तो भारत का संविधान भगवान है, राहुल गांधी तो वो लाल डायरी लेके घूम रहे हैं। तो ये तो भाषणबाजी, बयानबाजी का एक नया एक ड्रामा आप सुनिएगा आज। लेकिन आज आपके प्रोग्राम में मैं यही बताऊंगा कि देखिए मोदी जी से ये पूछा जाए, ये ऑपरेशन लोटस जो है, जहां पर आप एमएलए को खरीदते हैं, बेचते हैं, वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स के साथ, क्या वो डॉक्टर अंबेडकर वही चाहते थे क्या? जरा जवाब देना। अमित शाह जी से ये पूछा जाए कि रमेश बिधूरी ने जो नए पार्लियामेंट में जो उन्होंने इतना घटिया, घिनौनी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया भारत के अल्पसंख्यकों के विरुद्ध, क्या ये गांधी जी चाहते थे? जरा ये सब प्रश्न पूछा जाए। देखिए मैंने कांग्रेस पार्टी के नेता लोगों ने भाषण दिया, कल प्रियंका गांधी ने भी अच्छा भाषण दिया, लेकिन इन मुद्दों पर यदि कांग्रेस पार्टी एक बुलंदी के साथ, शिद्दत के साथ यदि एक भाषण दे तो भारत की जनता समझ जाएगी कि देखिए अंत में भारतीय जनता पार्टी का साजिश क्या है और सच क्या है। नहीं तो ये जो 4 दिन की बहस है, इसका मतलब ये है कि टैक्स पेयर का जो पूरा पैसा है संविधान की इस बेतुकी चर्चा में इस्तेमाल हो रहा है, पूरा समय उसमें जाया किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको मैं बता रहा हूं कि नीलू जी उस पर देखिए कि आज चर्चा क्यों नहीं होती है पार्लियामेंट में। राहुल गांधी जी को क्यों कहना पड़ा कि देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं संविधान पर हम बातचीत हम चाहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये पहली एक राजनीतिक दल है भारत के पूरे इतिहास में जो खुद चाहती है कि बातचीत न हो, जबकि उसकी जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट को फंक्शन, उनको चाहे कि पार्लियामेंट फंक्शन करे। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो अदानी गेट है। अदानी गेट पर निशाना प्रधानमंत्री के दरवाजे पे जाता है, खिड़की के अंदर भी और दरवाजे के अंदर भी। तो भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट है, नरेंद्र मोदी, और उन्हीं पर यदि काले धब्बे लग जाए तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरा खत्म हो जाएगी। देखिए बीजेपी इज ऑफिशियली डेड, इट इज ऑल प्राइम मिनिस्टर मोदी। बीजेपी ने अब मान लिया है कि वी डोंट एग्जिस्ट। नरेंद्र मोदी हैज ओवरटेकन द बीजेपी। जैसे आप अमेरिका में देखिएगा, रिपब्लिकन्स हैव सरेंडर्ड, उन्होंने पूरा एक जो कहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने उन्होंने हाथ जोड़ के कहा है कि आप रिपब्लिकन पार्टी आप है। डोनाल्ड ट्रंप वो कर रहे हैं जो उनके मन में जो होता है वो कर रहे हैं। उनको रिपब्लिकन पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी ने कहा है कि अब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आप जो चाहे आप कीजिए। तो कल यदि मोदी जी इस्तीफा दिए किसी कारण, अदानी गेट को लेके मान लीजिए, तो भाजपा खत्म हो जाएगी, कुछ है ही नहीं भाजपा में। आज जो भी वोट मिलता है वो शायद मोदी जी के नाम पे मिलता है। तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि आज अदानी गेट इतना बड़ा विषय है क्योंकि इस पर भ्रष्टाचार है। इस पर तो आपने देखा है कि यूएस से कितना बड़ा एक इंडाइटमेंट हुआ है अदानी का। लेकिन आपने देखा है 2200 करोड़ का जो रिश्वत दिया है अदानी ग्रुप में, उस पर कोई बातचीत हुई है? कोई, मोदी जी की सरकार ये नहीं बता रही है कि हमने छानबीन क्यों नहीं की, उनके साथ पूछताछ भी नहीं हुआ है। वो कहते हैं कि विपक्ष दल सुप्रीम कोर्ट जाइए। अरे तो फिर आप क्यों है भाई, आप इस्तीफा दे दीजिए। यदि सुप्रीम कोर्ट को ही देश चलाना है तो हमको सरकार क्यों चाहिए? आप समझ रहे हैं इस बात को? और ये आपको ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि इसमें विपक्षी दलों का हाथ है। देखिए आरोप ये है कि ढेर सारे राज्यों में घूस दिया गया था अदानी के ग्रुप से। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वहां का मुख्यमंत्री को घूस मिला था। किसको मिला था, वो कौन ऑफिशियल है, ये तो आपकी जिम्मेदारी है मालूम करने के लिए। और ये बात
की सच्चाई वो नहीं चाहते हैं कि भारत की आवाम के सामने आए। उसमें तो जम्मू कश्मीर का भी नाम है। जम्मू कश्मीर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम के अंदर कंट्रोल में है। उसके बारे में आप देखिएगा बिग मीडिया बात ही नहीं करती है। वो कहेगी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। एंड तो आई एम टेलिंग यू कि संजय, ऑफिशियल कौन है? वो ऑफिशियल क्या बीजेपी का ही ऑफिशियल है उस सरकार में, जिसने बीजेपी के पक्ष में वो घुस लिए हैं, और वो पैसा गया कहां? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा ये षड्यंत्र है। ये मोदी बचाओ प्रोजेक्ट है। संविधान तो सिर्फ एक बहाना है। नहीं, लेकिन अब ये भी देखिए ना कि अदानी पर कोई भी चर्चा अभी तक नहीं हुई है, और अब अचानक से ये संविधान पर चर्चा शेड्यूल कर दी गई है। उसके बाद मोस्टली आई थिंक हाउस प्रोरोग भी हो जाएगा और उसको सैनिटाइज खत्म कर देंगे इस सेशन को। राज्यसभा में भी चर्चा पता नहीं होगी या नहीं होगी, अभी ये पता नहीं है। लेकिन मेरा जो सवाल है आपसे संजय, कि 4 दिन के बाद क्या पूरे विश्व में मोदी जी डंका बजाने के लिए, ये कहने के लिए कि देखिए मैं कितना बड़ा सेक्युलर हूं, मैं कितना संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखता हूं, तो ये तो उनको पता है कि डोमेस्टिक ऑडियंस उसको कैसे देख रहा है। उनका बुलडोजर भी देख लिया, उनका इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी देख लिया, उनका फालतू के केसेस में जिस तरीके से उन लोगों ने लोगों को जेल में बंद किया वो भी देख लिया। तो ये क्या जो 4 दिन की जो ये बहस है, ये पूरे विश्व को दिखाने के लिए है कि देखिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो बेसिकली एक तरीके से नुमाइश कर रहे हैं ग्लोबल ऑडियंस के लिए। क्या ये बात सही है? नीलू जी, सच कहिए तो मोदी जी का जो एक छवि है, या जो जो लोगों को लगा था कि ये कुछ बदलाव लाएंगे 2014 में, इंटरनेशनली दुनिया भर में मोदी जी क्या हैं, उनकी सरकार क्या है, उसके बारे में अब ये सरकार कुछ नहीं कर सकती है। विदेशी प्रेस जो है ना वो आजाद है, इसलिए वो प्रश्न पूछते हैं। उनको भारत के प्रेस के जैसे थोड़ा ही है वो, या भारत के इंस्टीट्यूशंस के जैसे तो है नहीं। वहां तो प्रश्न उठा दिया जाते हैं। वहां तो डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन है उनसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहां पर किसी को डर है नहीं, किसी को परवाह भी नहीं है, सच कहिए तो मोदी जी चाहे अब कुछ भी कर ले, उनका अंतरराष्ट्रीय छवि जो है वो बिल्कुल बदतर हो चुका है। वो लोग वहां बात करते हैं कि भारत में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। वहां पर लोग, टाइम मैगजीन का कवर स्टोरी था डिवाइडर इन चीफ। वहां पर मोदी जी और उनकी सरकार को लोग जानते हैं कि ये सांप्रदायिक है, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, ये क्रोनी कैपिटलिस्ट है, यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। और मैंने आपको एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था, जैसे आरोप मोदी जी पर लगे हुए हैं, चाहे वो राफेल हो जिसकी छानबीन आज तक नहीं हुई है। भाजपा अभी तक ये झूठी अफवाह फैलाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें ग्रीन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट तो आप जानते हैं, रंजन गोगोई जब रिजाइन किया तो वो कहा गया है, तो राफेल की तो छानबीन हुई ही नहीं है। राफेल हो, अदानी गेट हो, इलेक्टोरल बॉन्ड हो, किसी भी देश का प्रधानमंत्री, अब यूके के प्राइम मिनिस्टर या अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो कब तक का रिजाइन कर दिया होता, जो सवाल ही नहीं था कि वो अपने पद पर बैठ सकता। लेकिन हम भारत है, यहां पर तो सब कुछ चलता है, एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज वेल, राइट नीलू? तो यही, एंड मोदी जी जाते हैं कि यहां तो सबको डरा दो, सबको डरा दो, भयभीत कर दो, खौफ में रखो सबको। यही तो उनका सोच है, समझ रहे हैं आप? तो मोदी जी चाहे कुछ भी कर लें, उनका गेम इज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, क्योंकि वो जानते हैं कि यहां पर यदि आप आवाम को आप एक तरीके से गुमराह करके रखें, भटका दें उनको, जब जब देश में महंगाई और बेरोजगारी या अदानी के बारे में चर्चा हो, तो अचानक वन स्टेट वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात कर लीजिए। क्योंकि जहां तक अंतरराष्ट्रीय कैपिटल्स की बात है, देखिए वो जानते हैं कि मोदी जी या उनका सरकार भ्रष्ट है या सांप्रदायिक है। लेकिन जब मोदी जी जाते हैं तो आप नोटिस कीजिएगा, तो लोग कहेंगे भैया भारत के लोग तो यही चाहते हैं, तो फिर हमको क्या उसमें समस्या है भाई, हमारे लिए क्या परेशानी है? समझ गए आप? तो मोदी जी यदि व्हाइट हाउस गए या 10 डाउनिंग स्ट्रीट गए, वो जानते हैं कि ये सरकार भ्रष्ट है, वो जानते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स हो रही है, वो जानते हैं कि यहाँ पर प्रजातंत्र नहीं है, वो जानते हैं कि यहाँ पर चाहे मीडिया हो या लेखक हो या एक्टिविस्ट हो, सबको डरा के लोगों को धमकी देके बहुत लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन वो भी कहेंगे कि यदि भारत की जनता इन्हीं को उन्होंने चुना है तो ठीक है, तो हम उन्हीं से बात करेंगे।
तो अंतरराष्ट्रीय में तो उनको कोई चॉइस भी नहीं ना है। देखिए, आई एम अ बिग क्रिटिक ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अब अमेरिका ने उनको राष्ट्रपति बना दिया है, तो वो राष्ट्रपति है। अब डोनाल्ड ट्रंप पे इतने कितने गहरे उन पर आरोप लगे हैं, ही इज इंडाइक्टेड, बट अमेरिकन्स चोज हिम एज अ प्रेसिडेंट। तो हमारा, यू एंड आई हैव नो चॉइस, राइट? दैट्स द सेम बिल्कुल। इशू। मोदी जी का जो गेम है इज प्लेइंग टू द डोमेस्टिक ऑडियंस। अभी दिल्ली का चुनाव है, फिर बिहार का चुनाव है। यदि वो भारत के आवाम को, भारत की जनता को वो भटका के रखें, गुमराह करके रखें, तो उनकी राजनीति सफल होगी। नहीं, तो ये जो संविधान की चर्चा है जो 4 दिन की, इसका आयोजन भी क्या यही भटकाने के लिए है, एक इंप्रेशन जमाने के लिए है? क्या हासिल क्या कर रहे हैं मोदी जी? ठीक है, आज तो उनकी एक फायरी स्पीच होगी, उसके बाद हो सकता है अगर बहस हो तो राज्यसभा में भी बोलेंगे, लेकिन मोदी जी किस गोल को देखकर अपने सामने ये बहस करा रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, मोदी जी का पूरा जो एक स्ट्रेटजी है कि तुम भाषण कर लो। आप भाषण जब हम करेंगे तो कोई हमको रुकेगा नहीं। हम भाषण करेंगे, उसको मीडिया, अपने जो आईटी सेल है, बोलेंगे उसको तुम फैलाओ, हर व्हाट्सएप पे भेज दो, हर टीवी चैनल को बोलो तुम 3 दिन के लिए मोदी जी का भाषण के बारे में चर्चा करो। वो सब इंग्लिश हिंदी चैनल उसी के बारे में बात करेंगे। अब भाई, मैं शुरू में आपको बताया था कि देखिए, भारत का जो आम आदमी है वो 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन तो मेहनत करता है ऑफिस में, या काम करता है कहीं पर, चाहे किसान हो या जो भी हो, जो भी छोटा सा कारोबार हो या बड़ा कारोबार हो। उनको वक्त नहीं मिलता है ये समझने के लिए कि भारत की राजनीति में हो क्या रहा है। वो चुनाव के वक्त उनको लगता है कि हमको क्या मिल रहा है, उसका घोषणा पत्र क्या कह रहा है, उसका घोषणा पत्र क्या कह रहा है। मोदी जी सब पर हावी हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप? तो उनका जो पूरा राजनीति है, इट इज बेस्ड ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ प्रोपेगेंडा। अब आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है, आप मणिपुर के बारे में बात कीजिए। मणिपुर कितने महीने हो गए? 18 महीने से ज्यादा हो गए हैं। आपको याद होगा नीलू जी कि विपक्षी दलों को एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा पार्लियामेंट में, टू गेट द पार्लियामेंट, टू गेट द प्राइम मिनिस्टर टू स्पीक। प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि मणिपुर में भी एक टाइमिंग है, इस पर विरोधी दलों का कोई साजिश है। कितना बड़ा झूठ देश के सामने बोला गया। आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। मणिपुर भारत का कितना एक महत्वपूर्ण अंग है, और वहां पर समस्याएं हैं, वहां पर बहुत सारे अभी परेशानी की वहां परिस्थिति है, परंतु वहां जाने वाला कोई नहीं है। और उसके बारे में भी आप चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार, नो कॉन्फिडेंस मोशन के वक्त मोदी जी ने 2 मिनट बोला था मणिपुर पे। बाकी टाइम तो वो अपना जून के लोकसभा चुनाव के प्रचार कर रहे थे वहां पार्लियामेंट में। ये हालत है भारत के प्रजातंत्र का और संविधान का। और इस सच्चाई से यदि हम दूर भागेंगे तो हम देश के हित में बात नहीं कर रहे हैं। एंड आई थिंक योर ऑडियंस इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि सच क्या है और झूठ क्या है। संजय, बस आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि यानी कि इस 4 दिन की बहस के बाद पूरे देश, पूरे विश्व में मोदी जी ये क्या साफ करने वाले हैं कि वो गुजरात मॉडल ऑफ संविधान अब लाएंगे? ये 4 दिन की बहस इसलिए हुई है कि आप पूरे अतीत को याद कर लीजिए। संविधान में सेक्युलरिज्म, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सब की जो बातें थी, ये सब खत्म हो गई है। खूब चर्चा कर लीजिए 75 साल में। अब 75वें साल के बाद मोदी का संविधान लागू होगा, वो गुजरात मॉडल ऑफ संविधान। क्या ये बात मोदी जी बताने वाले हैं? देखिए, अब चाहे जो भी ये कर ले, मैं समझता हूं कि भारत की खूबियत क्या है। भारत को क्या बचा रहता है, हमेशा जो भारत को बचाता है वो हमारी डाइवर्सिटी है, कि हम अलग अलग लोग हैं, अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग हमारे सोचने का एक एक तरीका है, हम अलग अलग खाना खाते हैं, लेकिन हम सब दिल से भारतीय हैं। हम सब लोगों को देश से प्रेम है। और मोदी जी और बीजेपी को ये समझ में नहीं आता, क्योंकि ये तो सिर्फ एक रंग में देश को करना चाहते हैं, जो कहते हैं ना भगवाकरण। इनके लिए सिर्फ एक ही रंग है, भगवा, और कोई दूसरा रंग नहीं है इनके सामने। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा खत्म करने से पहले। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कौन इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहा है? बीजेपी, करेक्ट। अचानक हमने देखा कि हर जगह ये चाहते हैं कि खुद के इतिहास को खोदें, और वहां पर फिर से वही सांप्रदायिक एक उनका जो योजना है उसको शुरू करें।
अब सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर रोक लिया है, स्टे लाया है, लेकिन 30 दिन के अंदर केंद्रीय सरकार को एक एफिडेविट फाइल करना है। अब आप ये सोचिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मैं ये टिप्पणी कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द राम टेम्पल वर्डिक्ट कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो नरसिम्हा राव जी की सरकार ने उसको पास किया था, इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन आज उसको भी चैलेंज किया जा रहा है। तो बीजेपी इज चैलेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप समझ रही हैं इस बात को? आई एम होपिंग कि कोई कांग्रेस के नेता इसको आज संसद में इस उदाहरण के बारे में चर्चा करें। संविधान को खोदने की बारी आ गई है, संविधान खोदो योजना। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसी के साथ में खत्म करना चाहता है। और ये चाहे ये कुछ भी कर ले, नया भारत के बारे में ये बात करें। देखिए, देश जो है ना, अंत में ये गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, कितने लोगों ने देश को, डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने देश को बनाया। दे आर द फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस कंट्री। और मोदी जी और भाजपा को मैं इतना ही कहूंगा, जो पुराना एक आजकल राज कपूर जी के बारे में बहुत चर्चा हो रहा है कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। समझ लीजिए इस बात। चलिए संजय, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।